कल कहाँ चर्चा हो रही थी बेटा? विषय बताएं, टॉपिक। कल हम लोग भारत के मैदानों की चर्चा कर रहे थे, तो 2 मिनट बेटा रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भारत के मैदान दो भागों में बटे हैं, मोटा मोटा। एक नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन यानी उत्तर के विशाल मैदान है ना बेटा, और एक प्रायद्वीपीय भारत के मैदान। उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ नदियों ने किया, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि आज की डेट में भारत का जो मैदान है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ गंगा द्वारा निर्मित, क्योंकि सिंध वगैरह का जो मैदान है वो पाकिस्तान में चला गया। ब्रह्मपुत्र का मैदान थोड़ा सा आसाम में दिखता है, अदरवाइज ये भी बांग्लादेश में इसका खादर इलाका चला जाता है। यानी उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है आज की डेट में उसे गंगा ने अपनी सहायक नदियों के साथ बनाया। मैदानों के बनाने का एक पर्टिकुलर पैटर्न है बेटा, एक क्रम है, और वो व्यतिक्रम नहीं कर सकते आप। इसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले भावर क्षेत्र बनता है, फिर तराई क्षेत्र बनता है, फिर भांगर क्षेत्र बनता है, फिर खादर क्षेत्र बनता है। खादर का जो अगला भाग होता है, अग्रभाग है, उसे ही हम लोग डेल्टा के रूप में जानते हैं, लेकिन डेल्टा मैदानों का भाग नहीं माना जाता, क्योंकि उसका फ्लोरा एंड फ्यूना बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। क्लियर है बेटा? अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो विगत वर्षों मुझे दिखा। इसे सबसे अधिक विस्तार किसका है? भूड़ या रूर प्रदेश किसे कहते हैं, ये बार बार पूछा गया है। यहाँ बाढ़ का जल क्यों नहीं प्रवेश करता? नहीं करता है, फ्रिक्वेंटली नहीं करता। क्या हर जगह हर वर्ष बाढ़ आई जाती है? लेकिन कुछ इलाके हैं जहां लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है। अगर आप बात करें अपने यहाँ की, तो देवारा का इलाका, मुझे लगता है बाढ़ आए चाहे ना आए, वहां तो बाढ़ आने की गारंटी होती है। पूरा इलाका वो खादर है, वो खादर है। और खादर क्षेत्रों में नदियां हमेशा नई मिट्टी ला ला के बिछाती रहती हैं। लेकिन एक बात मुझे बताओ, ये प्रक्रिया अगर चलती रहेगी, हर वर्ष नदी नई मिट्टी ला के बिछाती जाएगी, तो धीरे 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 इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी ना। और एक दिन ऐसा आएगा कि नदी उसको अलविदा कह देगी कि अब नहीं आएंगे इधर, अब कोई नया इलाका तलाशेगी। तो ऐसे ही करते करते नदियों ने काम किया है, कोई ओवरनाइट का काम नहीं है। खादर इलाका बनाएंगी, हर वर्ष आएंगी, नई मिट्टी बिछाएंगी। लाखों वर्षों तक अगर यही प्रक्रिया चलती रहेगी तो वहां मिट्टी का जमाव ज्यादा हो जाएगा, और पानी पिछले साल से अगर ज्यादा हुआ तब तो ठीक है, आके नई मिट्टी बिछाएगी। और अगर पानी वर्षा काल में पिछले साल से कम हुआ तो फिर नदी उस इलाके में नहीं जाएगी। धीरे 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 उसको ऊंचा कर देती है नदियां, और फिर पलट के उस इलाके में कभी नहीं जाती। एक एक इंच नदियों ने ऐसे ही बनाया है। हर इलाका आपका खादर था, आज वो बांगर हुआ। क्लियर है बेटा? इस तरह से नदियां मैदानों का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के मैदानों में अगर जाए तो उसमें जो मोटा मोटा आपको समझना है वो ये कि प्रायद्वीपीय भारत के मैदानों का निर्माण सागरों ने किया, समुद्रों ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि पूर्वी घाट को जब मैदान बना रहे थे सागर, तो नदियों ने भी उनको अपना समर्थन किया, सहयोग किया, क्योंकि पूर्वी घाट को गिरने वाली सारी की सारी नदी डेल्टा का निर्माण करती, सभी नदियां, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, वैगेयी हो, सब की सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि पूर्वी घाट को गिरने वाली हर नदी सागर के तल पे जाके सागर पे मिलती है। और आपने भारत का भौगोलिक स्वरूप पढ़ा है और आज से दिख भी रहा है कि पूर्वी इलाका कम ऊंचा है और पश्चिमी भाग ज्यादा ऊंचा दिख भी रहा है। मैप में देखिए तो ऊंचाई इस तरफ ज्यादा है। पूरब की ओर ढाल धीरे 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 समाप्त हो गया और सागर के तल तक चला गया। नदियां जब सागर के तल पे जाके मिलेंगी तो डेफिनेटली संभावना बड़ी प्रबल है वो डेल्टा का निर्माण करेंगे। क्लियर है बेटा? और डेल्टा क्या है बेटा?
खादर के पहले वाला मामला है। पहले डेल्टा बनाएंगे, फिर उसी डेल्टा को खादर बना डालेंगे, फिर उसी खादर को बांगर बना देंगे। यही करती रहती नदी। बोल नहीं रहे। आज नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है ना भैया जी। ये बांग्लादेश की जो मिट्टी है वो खादर है ना, ये और पीछे रही होंगी नदियां। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे मैदानों का निर्माण करती चली जा रही है। तो एक बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से नदियां काम करती हैं, लेकिन दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। ये बहुत एक धीमी प्रक्रिया है बेटा, धीरे 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 धीरे। अरे वहां छोड़ दो, यहीं आजमगढ़ के कुछ इलाके में आप चले जाओ, रेत निकलती है। इधर चले जाओ कुछ इलाकों में बड़ी खराब क्वालिटी का रेत मिलता है, लेकिन रेत मिल जाता है। वहां के किसान क्या करते हैं ना, 1-1.5 मीटर ऊपर की मिट्टी हटाए तो रेत मिलने लगता है। रेत की खुदाई होती है और कहीं आसपास आदि नदी का आता पता नहीं है। नदी तो दोहरी घाट में है, इधर तो कोई नदी भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो नदी यहाँ जरूर थी। और ये नदी हमेशा अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। फिर अपना मार्ग बदल रही है, फिर अपना रास्ता बदल रही है, फिर इलाके को खाली छोड़ रही है। जिन इलाकों को खाली छोड़ रही है उन्हें खादर में बदल डालेगी एक दिन। अरे देख रहे हो, मुझे लगता है हर साल ही तो नदी के कटाव को रोकने के लिए करोड़ों रुपए स्वाहा होता है। और नदी है कि मचल रही है कि हाईवे कुछ पार जाएंगे, इधर नहीं रोकेंगे। जा ही रही है, बड़ी तेज गति से जा रही है, रोक नहीं सकता कोई। अरे हिमालय नहीं रोक पाया तो बाकी किसकी औकात है जो रोक लेगा। नदियां जब अपना मार्ग बनाना शुरू करती हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, प्रोसेस को थोड़ा डिलेड कर सकते हो, थोड़ा धीमा कर सकते हो, वही कर रहे हैं आप कभी जाओ उस इलाके में, देखो एक पश्चिम की ओर का पूरा इलाका नदी खाली करती जा रही है और पूरब की ओर धीरे धीरे नदी शिफ्ट हो रही है। यही प्रक्रिया हो रही है। ये तो साल 2 साल में दृश्य दिख गया, लाखों वर्षों में क्या हुआ होगा, बस इसका अंदाजा लगाइए ना। और जिस इलाके को छोड़ेगी वहां कुछ ही दिन में रेत वेत गायब हो जाएगी। वहां ह्यूमस, थोड़े थोड़े खरपतवार जमेंगे, कुछ वनस्पतियां जमेंगी, सड़ेंगे, गलेंगे, धीरे धीरे ह्यूमस और एक मिट्टी का निर्माण। और नदी जब बाढ़ आएगी तो वहां तक तो जाके मिट्टी बिछाएगी। एक पूरा बेटा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है नदियों का, जिससे वो मैदानों का निर्माण करते हैं। आज हेडिंग बनाइए बेटा जिसकी शुरुआत हम लोग करते हैं, और आराम से पढ़ेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है कि नहीं समाप्त करना है और खत्म करना है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार। प्रायद्वीपीय भारत के क्या बेटा, पठार। तो थोड़ा सा इनका परिचय हो जाए। परिचय थोड़ा हो भी चुका था, लेकिन थोड़ा सा इनका परिचय कराते हैं, पठारों का निर्माण कराते हैं और पठारों की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है वो आपने पढ़ा है कि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। बोल नहीं रहे बेटा। और गोंडवाना लैंड के भाग होने की वजह से बहुत प्राचीन है और इसका जो बेस है, आधार है, वो ग्रेनाइट का है। अब थोड़ा देख लो, आप इतने बड़े भाग पे नेचर ने खुद ही ग्रेनाइट लगवा दिया। और यहाँ तो घर में भैया किचन टॉप ऑफ में ग्रेनाइट लगाने में परेशान हो जाते हैं। पूरा इलाका ग्रेनाइट पे, इसलिए बहुत कठोर है, मजबूत है, लेकिन वह अपने मूल रूप में नहीं बचा क्योंकि उसके ऊपर कुछ गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी क्या हुई है बेटा? ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और उसके ऊपर मैग्मा लावा के रूप में फैल गया, एक पतली सी परत। और इसमें भी मजेदार बात है, ये पूरब की ओर देखोगे तो कहीं कहीं ये परतें उखड़ गई हैं। यानी जो लावा का प्रवाह हुआ है उसकी मोटाई इतनी नहीं थी कि आज भी वो बचा है, तो नीचे की ग्रेनाइट की चट्टानें धरातल पे दिखाई देने लगी। हाँ, इस ओर ऊंचाई या मोटाई पठारों की थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए पठारों का बड़ा विस्तार आपको इसी इलाके में देखने को मिलता है ना बेटा। तो 2 लाइन बेटा लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा रुको बेटा, एक मिनट और रुको। जैसे पूरा का पूरा जो हमारा ये पठार है,
उसको थोड़ा बेटा देखने की आवश्यकता है। ये पठार तीन ओर से घेरा गया है, तीन ओर से इसकी बाउंड्री बनी हुई है। एक अगर इधर की बात करें कुछ इस तरह से, और एक इधर, और एक इधर। तो मोटा मोटा ये बीच का जो हिस्सा है ये एक तरह से पैक कर दिया गया, माने इसको तीन ओर से पहाड़ियों ने घेर रखा है। किसको? प्रायद्वीपीय भारत के पठारों को तीन ओर से पहाड़ियों ने इसकी बाउंड्री बना रखी है। उत्तर की ओर अरावली, विंध्य और सतपुड़ा इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं। पूर्व की ओर पूर्वी घाट की पहाड़ियां, और पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, या जिसको सह्याद्री कहते हैं। ये इसको पैक किया हुआ है। और उत्तर से इसको पैक कर लिया है किसने? अरावली ने, विंध्य ने यानी विंध्य पर्वत, और सतपुड़ा ने इसकी सीमा बना रखी है। क्लियर है बेटा? हाँ, एक बात कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है, एक बच्चा बड़ा परेशान हो गया, कहा सर ये पहाड़ी हो गई तो मैदान किधर गए? बता रहे किधर गए। समुद्र है, फिर मैदान है, फिर पहाड़ियां हैं, फिर पठार। समुद्र है, मैदान है, पहाड़ियां हैं, फिर पठार है। यानी समुद्र से एकदम सटा हुआ एक पट्टी देख रहे हो ना, दिख रहा है, यही पट्टी मैदान है। यानी सागर के बाद मैदान है, मैदान के बाद पूर्वी घाट की पहाड़ियां। वही हाल इधर भी है, समुद्र है, समुद्र के बाद पश्चिमी घाट के मैदान है, जिनको हम लोग भूगोल में क्या कहते हैं बेटा? सह्याद्री। और फिर सह्याद्री की श्रृंखलाएं हैं, और फिर अंदर आओगे तो ये पूरा इलाका क्या है बेटा? पठार है, प्लेटो है। और घटना किधर हुई? इधर हुई, इस तरफ हुई। और अब जाहिर सी बात, अगर इस तरफ हुई तो किधर किधर फैला होगा? इधर, इधर, और गंगा के मैदानों की ओर। क्योंकि गंगा के मैदानों की ओर ये अधिक इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इन पठारों का निर्माण कब हुआ था? कब मतलब परसों वर्षों हुआ था। हाँ, इन पठारों का निर्माण मेसोजोइक काल में हुआ था। अरे क्या हो रहा है बेटा? इनका निर्माण मेसोजोइक काल में हुआ था, और मेसोजोइक के क्रिटेशियस में हुआ था। ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में हुआ था। और जब इनका निर्माण हुआ था, उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण नहीं हुआ था। यानी इन पठारों के उत्तर की ओर ऐसे सागर था, अगर लावा उधर बहा तो सागरों में चला गया। जिसका जो प्रवाह दिखता है वो उत्तर की ओर थोड़ा सा, पूरब की ओर, और दक्षिण की ओर। तो डेफिनेटली ऐसे ही दिख रहा है बेटा। अगर इस इलाके में एरप्शन हुआ होगा, इस इलाके में, तो डेफिनेटली जो मैग्मा है वो इधर गया होगा बह के, वो इस तरफ आया होगा बह के, और वो इधर आया होगा, और वो इधर भी गया होगा। तो जाहिर सी बात है कि एरो जिधर जिधर जा रही है उधर उधर इसकी मोटाई कम होती गई होगी। और पूर्वी घाट को जाते जाते, किनारे की ओर जाते जाते इसकी ऊंचाई, मोटाई काफी कम हो गई होगी। और अपर्दनकारी शक्तियां तो अपना काम कर ही रही हैं बेटा। वो करते 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 इसको लगभग लगभग खत्म कर दे। कहीं कहीं उघड़ गई है परत, ये नीचे वाली जो बेस है हमारा, वो धरातल पे स्पष्ट दिखाई देने लगता है। थोड़ा लिखना पड़ेगा बेटा, लिखना। एक बात ध्यान से सुनना, भारत के भूगोल का सबसे कठिनतम क्षेत्र है ये, सबसे मुश्किल वाला इलाका है। और अगर टीचर या बच्चों की ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई, पारदर्शिता एकदम स्पष्ट नहीं हुई, तो दो चार चीजें रट सकते हो, बाकी आपका तेल तो निकाल ही देंगे वो। तो इसको थोड़ा सा बेटा आराम से, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, समझना है। मैं कोशिश करूंगा कि प्रायद्वीपीय भारत की ओर चलो तो पहाड़ी सहाड़ी अठार पठार सब क्लियर हो जाए, कुछ वहां बचा ना रह जाए। क्लियर है बेटा?
लिखें। प्रायद्वीपीय पठारों, फिर से लिख लो, दोबारा लिख लो, क्योंकि जय बार भूलोगे ना तय बार हम लिखवाएंगे। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का निर्माण मेसोजोइक काल के अंत में हुआ। अंत वाला क्या नाम था? क्रिटेशियस। इनका निर्माण लगभग कितना बेटा? 16 लाख वर्ग किलोमीटर पे हुआ। इनका निर्माण लगभग कितना बेटा? 16 लाख वर्ग किलोमीटर पर हुआ। ठीक है बेटा। यहां अधिकतम ऊंचाई 900 मीटर तक ही देखी जाती है। माने पूरे इलाके में जो मैक्सिमम हाइट देखी जा रही है पठारों में, पहाड़ियों की नहीं बात कर रहे हैं, कितना बेटा? 900 मीटर। अच्छा एक चीज बताओ, पर्वत और पहाड़ियों में कुछ अंतर है? हाँ, मोटा मोटा एक डिमार्केशन कर लो, यानी 1000 मीटर से पठार नहीं, पहाड़ियां। पठारों को ऊंचाई के आधार पर डिमार्केट नहीं कर सकते। पठारों को अगर ऊंचाई के आधार पर डिमार्केट करोगे तो पामीर के पठार सबको मुंह चिढ़ाता है, उससे अधिक ऊंचाई है नहीं किसी की, लेकिन फिर भी वो पर्वत नहीं है, पठार ही कहते हैं। 12। तो आप देखते हो, इसीलिए जब हम प्रायद्वीपीय भारत की ओर बढ़ते हैं तो वहां जितने भी पहाड़ियां, जितने भी पर्वत वगैरह दिखते हैं उनको कभी पर्वत नहीं कहते। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने कहा पूर्वी घाट की पहाड़ियां, मैंने क्यों नहीं कह दिया पूर्वी घाट के पर्वत? पश्चिमी घाट की पहाड़ियां कहा गया, हिमालय की पहाड़ियां नहीं बोला जाएगा। हिमालय एकदम गरजते हुए पर्वत है और वो बताता है कि मैं पर्वत हूं। तो ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय भारत में पर्वत नहीं है, पहाड़ियां हैं, और डेफिनेटली इनकी हाइट इसी के इर्द गिर्द है। इक्का दुक्का अपवाद हो सकता है, जैसे दोदा बेटा वगैरह है, उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, एक तो चोटी है, ओवरऑल इसकी ऊंचाइयां बहुत अधिक नहीं है। क्लियर है? देखिए, इन पठारों का ढाल पूर्व तथा दक्षिण की ओर है। इस कारण इनकी मोटाई भी क्रमशः कम होती जाती है। इनकी मोटाई है पठारों की, है ना? विशाल की चट्टानों का जमाव क्या होता जाता है बेटा? कम होता जाता है। क्लियर है बेटा? लेकिन ये पठार तीन ओर से पहाड़ियों से घिरे हैं, और जिन जिन का नाम लेना है ना बेटा, उन के बारे में पढ़ना भी है। तीन ओर से किससे बेटा? पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, यानी इसकी तीन ओर से बाउंड्री बना ली जाती है। दक्षिण की ओर की बाउंड्री की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रेंगुलर फॉर्मेट में है ना बेटा, तो दक्षिण की ओर तो बाउंड्री की जरूरत ही नहीं है। इसकी बाउंड्री की जरूरत कहाँ है? उत्तर की ओर है, पूरब की ओर है और पश्चिम की ओर है, क्योंकि पूरब और पश्चिम जुट जाते हैं। पूर्वी घाट की पहाड़ियां और सह्याद्री, आप देखोगे डायग्राम देखो तो मोटा मोटा मैंने एक जगह जुड़ते हुए दिखाया। ये लाइन ऐसे नहीं खींच दी जाती, मतलब इसका कुछ मतलब जरूर है। आप देख लो, पूर्वी घाट की पहाड़ियां और सह्याद्री आपस में जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा पहले जुड़ रहे हैं, और सह्याद्री थोड़ा नीचे तक जा रही है, दिख भी रहा है। अरे भैया, ये लाइन मतलब गलती से नहीं बढ़ी है,
जैसे आपको लग रहा होगा आप खींचे होंगे, गलती से बढ़ गई होगी, तो ऐसा नहीं है। ये लाइन थोड़ा नीचे तक है, ये यहीं आके मिलती है, एक जंक्शन बन जाता है। ये पूछा है कहाँ मिलती है, किस नाम से जाना जाता है। बता रहे हैं बेटा कि भूगोल का सबसे कठिनतम इलाका है, ठीक ठाक लोगों का तेल निकाल देते हैं। और अब हिमालय वाले नहीं पूछते, अब जब पर्वत और पहाड़ियों की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भरतपुर चले जाते हैं। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, इतना हाज पाज है कि अगर आपका विजन एकदम क्लियर नहीं है तो आप गड़बड़ा जाएंगे। मुझे लगता है सिविल सर्विसेज का पेपर देखना, उसने पूछा था कि सेवराय, जावदी और पंचमलाई का क्रम क्या है। इतने बच्चे तो नाम ही नहीं सुने, क्रम क्या खाक बताएंगे। उनको ये भी नहीं पता कि पूरब की ओर है, ये पश्चिम की ओर है, कि है क्या चीज, तो वहीं घेर रहे हैं काम। थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे, जहां तक मेरी समझ है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो इसकी बाउंड्री किधर किधर बन रही है बेटा, 3 ओर बन रही है। पहला, नंबर 1, उत्तर की ओर अरावली, विंध्य तथा सतपुड़ा। उत्तर की ओर कौन कौन बेटा, अरावली, विंध्य, विंध्य पर्वत लिखिएगा, तथा सतपुड़ा। उत्तर की ओर अरावली, विंध्य और सतपुड़ा। ये क्या करते हैं बेटा, इसके उत्तर की ओर की बाउंड्री बनाते हैं। क्लियर है? विंध्य का परिचय पढ़ा है, पढ़ाएंगे बेटा, हम डिटेल में बात करेंगे, पहले इनकी बाउंड्री उंड्री तो लिख लें। विंध्य पर्वत के बारे में कहा जाता है कि वो विंध्य पर्वत ही था जिसने भारत के विरासत को इस रूप में रखा। आपने कभी ये नोटिस किया इतिहास पढ़ते समय कि उत्तर के राजाओं ने कभी दक्षिण की ओर जाके शासन नहीं किया? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस बात को महसूस किया होगा कि उत्तर के जो राजवंश थे, राजा थे, उनकी अलग डायनेसिटी चला करती थी, और प्रायद्वीपीय भारत के जो राजवंश थे, चोल, केर, चालुक्य, सातवाहन, पांड्य, इनकी अलग ही नौटंकी चलती थी। जानते इसका कारण क्या था? इसका कारण कुछ और नहीं, इसका कारण सिर्फ विंध्य था। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ विंध्य पर्वत था। और विंध्य पर्वत की ये प्रॉपर्टी है, उसने एक लाइन ऑफ डिमार्केशन, यानी एक सीमा रेखा बना दिया था और कह दिया था कि इसके उत्तर वाले उत्तर में रहना और इसके दक्षिण वाले दक्षिण में रहना। इधर वाले उधर नहीं जा पाएंगे, उधर वाले इधर नहीं आ पाएंगे। कहा जाता है कि विंध्य पर्वत उत्तर और दक्षिण के बीच में एक बृहद विभाजक के रूप में विद्यमान है। संस्कृतियों को बांट दिया। इसीलिए आप देखते हैं विदेशी जितने आक्रमण हुए वो सिर्फ उत्तरी भारत में हुए, कोई विदेशी आक्रमण दक्षिण भारत में हुआ ही नहीं। औकात ही नहीं थी किसी की जो विंध्य को पार करके उधर चला जाए, और अगर चले गए तो चूहे दाने में फंस गए, फिर निकल नहीं पाएंगे, घेर के मारे जाएंगे। आप देख रहे हैं कि उत्तर के जो बहुत सशक्त शासक रहे वो दक्षिण का अभियान तो जरूर चलाए, अपनी सेना लेके मूव किए दक्षिण की ओर, लेकिन टिका कोई नहीं। वो घूम घाम के फिर पलट के भागे, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि दक्षिण के चक्कर में कहीं उत्तर न चला जाए, क्योंकि जो विंध्य के पार किया वो उत्तर से पूरी तरह से कट गया। और ध्यान रखना, ये मनुष्यों का विभाजक तो है ही है विंध्य, ये जल विभाजक भी है। ये उत्तर के पानी को दक्षिण की ओर नहीं जाने देता और दक्षिण के पानी को उत्तर की ओर जाने नहीं देता। इसीलिए उत्तरी भारत की कोई नदी भूल के भी दक्षिण की ओर नहीं गई, जा ही नहीं सकती थी। और प्रायद्वीपीय भारत की कोई नदी उत्तर की ओर रुख नहीं की। ढाल जिधर मिलेगा उधर जाएगा, पहाड़ पे चढ़ेगा पानी, पानी पहाड़ पर नहीं चढ़ता। और विंध्य पर्वत एक ऊंचा भाग था जिसने पानी को तो एक स्पष्ट चेतावनी दे दिया था कि सब लोग अपने अपने इलाके में रहो, कोई दूसरे इलाके में नहीं जाएगा। तो बहुत बड़ी बेटा महिमा है विंध्य की, वो भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से बात करें। एक सीमा बनी,
अरावली भी देखेंगे, विंध्य भी देखेंगे, सतपुड़ा भी देखेंगे, लेकिन पहले जो हो रहा है वो कर लो। दूसरा, पूर्वी घाट की पहाड़ियां, ईस्टर्न घाट। अच्छा, तो कल टेस्ट वेस्ट भी है शायद, अब हमको तो नहीं याद आ रहा, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। कल है? वेरी गुड। हाँ, नहीं बिल्कुल याद है, याद नहीं होगा तो टेस्ट पेपर कैसे रेडी होगा। तो टेस्ट पेपर आपका तैयार है बेटा, कल टेस्ट दीजिए, ठीक है। और टेस्ट का जो शेड्यूल होगा वो लिथोस्फीयर का होगा, स्थल मंडल, यही पढ़ाया लास्ट में ना, उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, पढ़ पढ़ के आइएगा, बढ़िया करिएगा। चलो बेटा, तीसरा, तीसरा क्या है बेटा? पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। और डायग्राम बना के दिखा दोगे तो नोट्स खराब नहीं हो जाएगा। एक रफ डायग्राम बनाओ ना बेटा, थोड़ा आइडिया लगे, है ना। वो डायग्राम का मतलब ये नहीं कि हम लोग पेंटर हैं और एग्जैक्टली चीजों को बना सकते, लेकिन एक रफ डायग्राम बनाओ ताकि आइडिया लगे कि आप बात किसकी कर रहे हो। अच्छा, कोई भी भूगोल का विद्यार्थी है वो इनको देख के तुरंत बता देगा कि कौन कौन है। ये अरावली है, ये विंध्य है, ये सतपुड़ा है, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत दिखाइए। हाँ, त्रिभुज जैसा टेढ़ा मेढ़ा खींच काट दो, चलेगा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है बेटा, बोल नहीं रहे हैं तो अभी थोड़ा और एक काम करना है, पहले वो काम निपटा लेते हैं तो फिर हम लोग हाथ लगाते हैं इस पर, ठीक है। बातों पे बात करेंगे। इन पठारों की ऊंचाई मैंने बताया कि लगभग 900 मीटर के आसपास। एरिया कहा डर डर के बोल रहे हो भैया, एकदम सीने में चढ़ के बोलिए। 16 लाख वर्ग किलोमीटर अप्रॉक्स, यानी लगभग लगभग भारत का आधा क्षेत्रफल बनाते हैं, है ना बेटा। 12। एक काम और निपटाते हैं बेटा, और जो बहुत जरूरी है, मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। प्रायद्वीपीय भारत में जो चट्टानें पाई जा रही हैं वो कौन कौन सी चट्टानें दिखती हैं, क्योंकि चट्टानें ही बताएंगी कि प्रायद्वीपीय भारत पुराना है कि नया है। तो यहाँ चट्टानों के पाए जाने का एक स्पेसिफाइड पैटर्न है, एक विशिष्ट क्रम है। यहां से खूब पूछता है क्वेश्चन, मैंने यहां से क्वेश्चन बढ़िया पूछे जाते हैं आपसे। क्रम पूछ लेगा, उनकी स्पेशलिटी पूछ लेगा, उनकी खासियत पूछ लेगा। तो मेरा ये मानना है बेटा कि पहले प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों का क्रम ही पढ़ लिया जाए, है ना बेटा। तो एक नोट बनाइए, फिर पठारों पे हाथ लगाते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों का क्रम, प्रायद्वीपीय भारत के चट्टानों का क्या बेटा? क्रम। इसका क्या मतलब? क्या पढ़ने जा रहे हो? हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में जो चट्टानें मिली हैं वो किस किस कालखंड की हैं, कौन पुरानी है, कौन नई है, किसकी क्या स्पेशलिटी है, इसको देखना। एक बात, अगर प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन एरा की चट्टानें मिली, आदिकल की चट्टानें मिली जो लगभग 3 अरब साल पुरानी है, तो ताल ठोंक के कह सकते हैं कि इलाका सबसे पुराना है। क्योंकि अगर पुराना ना होता आदिकल की चट्टानें क्यों मिलती? क्लियर है बेटा। तो थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ते हैं। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि पहले क्रम लिख डालो, क्योंकि क्रम बहुत पूछा जा रहा है, बहुत पूछा गया है। तो पहले क्रम लिख लें, फिर एक एक की हम चर्चा करते हैं बेटा। तो क्या हेडिंग बनाया है? प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने वाली चट्टानों का क्रम। और इसको व्युतक्रम मत करिएगा, जिस क्रम में हम बोल रहे हैं उसी क्रम में लिखिएगा।
है ना बेटा। क्रम हमारा क्या है, पुराने से नए की ओर हम क्रम लिखाएंगे, है ना। किसी को आइडिया हो तो थोड़ा सा शेयर भी कर सकते हो, बातचीत तो हो ही सकती है। अरे टू वे ट्रैफिक है, वन वे थोड़ा ही है, खाली हम बोले आप सुने, आप भी बोले हम सुनते हैं। कुछ आइडिया है? नहीं है, लिखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, देखो एक बात बताएं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये मेरा फैसला है, ये डिसीजन मेरा है, आपका नहीं। आपको थोड़ी पता है कि इसमें क्या पढ़, ये चट्टान भी पढ़ना था, ये फैसला किसका है बेटा, मेरा है। और ये फैसला टीचर अपने अनुभव के आधार पर करता है, विशद एक्सपीरियंस के आधार पर करता है कि किन चीजों पे बात करना जरूरी है, किन चीजों पे बात करना जरूरी नहीं है। पढ़ाने को तो कोई पढ़ा सकता है, इसमें परेशानी क्या है, बच्चे सब में आनंद ले सकते हैं, लेकिन एक दिन होगी परीक्षा ना, उस दिन पोल खुल जाएगी, बैठो आया। इसीलिए देखते हैं छोटे छोटे कंपटीशन के लिए पढ़ाते हैं सब ना, कोई सुपर टेट के लिए, कोई सिपाही के लिए, कोई डेमाका के लिए। इनका जीएस वोस पढ़ा है, एक क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी एक एक भी क्वेश्चन नजर नहीं आता। देखो बहुत सिंपल सी बात है, टेट सुपर टेट की तमाम कोचिंग चल रही होगी, कुछ पहले भी लोगों ने पढ़ा होगा, क्लासरूम नोट्स ले लीजिएगा पुराने बच्चों का, और उनकी परीक्षा में कै ठो क्वेश्चन उस नोट से आया मुझे दिखा दीजिएगा। सर इस बैच के पहले पढ़ाया गया था, और ये देखिए 30 क्वेश्चन में और 5 ठो आ जाए ना बेटा, 30 में 5 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन नालायकी वो करते रहते हैं, बच्चे नालायकियत में फंसते रहते हैं। और पढ़ाएंगे तो हम भी ना, पेपर लेके आइएगा ना, काहे परेशान है। परीक्षा के बाद बुकलेट लेके प्रकट होइएगा, बात होगी ना सामने। तो डिग्री कॉलेज में भी भूगोल पढ़ाया जा रहा है, हाँ डिग्री कॉलेज में भूगोल पढ़ाया जा रहा है, कंपटीशन में आ जाएगा एक आध क्वेश्चन, एक आध ठो आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, पढ़ा तो वो भी रहे हैं, अच्छा बुरा वहां भी लग रहा है बच्चों को। तो ये फ्रेशर बच्चे नहीं समझ पाते कि किस डायमेंशन में जाना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वही होता है सत्यानाश। और ये पढ़ तो रहे ही हैं, तो समझ में आता है, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई बेटा अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इसमें हमारे विभाग के भी लोग विशेषज्ञ हैं, और बच्चे तो खैर कुछ हद से ज्यादा विशेषज्ञ। ये बड़ी कंपटीशन एक टैक्टिकल चीज है बेटा, कोई माई का लाल पढ़ के किसी विषय को खत्म नहीं कर सकता। जो ये कह दे कि विषय हमने पढ़ लिया और विषय समाप्त हो गया, ना आप कह सकते हो ना मैं कह सकता हूँ। कोई विषय समाप्त कर लेने की हैसियत नहीं है हम लोगों की। हर विषय का विस्तार इतना अधिक है ना बेटा कि अंतहीन प्रक्रिया, हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा, विषय नहीं खत्म होगा। ज्ञान की इतनी शाखाएं, इतने क्षेत्र हैं, अब उसमें से किधर हिट करना है, ये अपने अनुभव से, कंपटीशन के डायमेंशन से, कंपटीशन के प्रवाह से एक अच्छा मेंटोर डिसाइड करता है कि किस इलाकों को घेरा जाए, कैसे घेरा जाए, ताकि क्वेश्चन आप मैनेज कर। बाकी तो सभी घेर रहे हैं, कुछ ऐसा घेर रहे हैं कि जहाँ कुछ चिड़िया का बच्चा भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन एक फ्रेशर बच्चे को क्या पता कि क्या हो रहा है उसके साथ, वो तो उस दिन पता चलेगा ना, जिस दिन वो कंपटीशन देगा। उस दिन सन्न रह जाएगा कि अरे वो 3 महीने 4 महीने भूगोल पढ़ा यार, एक तो क्वेश्चन नहीं दिखा। ये सब डिफरेंस होता है बेटा, तो घबराइए नहीं, मुझे डिसाइड करने दीजिए, काम बन जाएगा। पहला बेटा आद्यकल्प, आद्यकल्प की चट्टानें, इसको बोला जाता है बेटा आर्किन एरा। अभी हम लिखाएंगे बेटा, लेकिन पहले लिस्ट बनाएंगे ताकि रिवाइज करते समय इस पे एक साथ नजर पड़ जाए आपको, है ना बेटा। ध्यान से सुने, आर्किन एरा की चट्टानें भारत नहीं दुनिया में कहीं भी अगर बनती हैं, वो धरती की पहली संरचना। और मुझे लगता है कि मैंने रॉक साइकिल पढ़ाया है आपको, और मैंने बताया था कि इस धरती पे सबसे पहले पहले जो चट्टान बनी थी
वो आग्नेय। एक बात तो लिखा पढ़ी में है कि आर्केनेरा की चट्टानें आग्नेय चट्टान। कोई डाउट है क्या? इस धरती पे जो सबसे पहली चट्टान बनी थी वो आग्नेय बनी थी, और सबसे पहली चट्टान ये है धरती की। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह भी आग्नेय चट्टानें ही होंगी। क्लियर है बेटा? अगला नाम लिखो, नाम लिखते चलो पहले। अगला है बेटा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ नाम सुना है? सुनाओ भाई हमको भी कुछ। मुस्कुराओ मत, सुनाओ, बोलो। सुना है नाम कि नहीं सुना है? काहे सुना नाम? हाँ बेटा बोलो। धारवाड़ माने लोहा, लोहा माने धारवाड़। पूछ लीजिए खोपड़ी में कि धारवाड़ चट्टान का मतलब लोहा और लोहा का मतलब धारवाड़ चट्टान है। खनिज उनिज तत्व तो गए बाढ़ में, और हर चट्टान में खनिज तत्व पाए जाते हैं, किस चट्टान में नहीं पाए जाते। धारवाड़ जब बोला जाए तो तुरंत लोहा दिख जाना चाहिए आपको। भारत में जहां जहां लोहा निकलता है वो सब धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। अब ये कि नाम धारवाड़ क्यों पड़ा? धार, चाकू में धार होती है ना? नहीं, कर्नाटक एक जिला है, आज भी है, गूगल पे पूछ लीजिएगा। कर्नाटक में एक जिला है। अच्छा मैप में ढूंढ रहे हो? बाद में ढूंढना। कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है धारवाड़, और शिमोगा सबसे पहले है। ये चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिली। मान जब इनकी तलाश हुई, पहली ये चट्टानें कहाँ डिटेक्ट हो गई? कर्नाटक के धारवाड़ में दिख गई। बस धारवाड़ में पहली बार मिली, उसी के नाम पर रख दिया गया इसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और कुछ वजह नहीं। डेफिनेटली जो आपने बोला कि इसमें मिनरल्स हैं, लेकिन मिनरल्स छोड़ दो, लोहा। आज भारत में जितना लौह एस्क मिलता है, जितना भी जहां भी, वो सब का सब धारवाड़। क्या कर्नाटक में लौह एस्क सबसे ज्यादा नहीं मिलता? क्या आंध्र प्रदेश में लौह एस्क नहीं मिलता? बिल्लारी की खाने नहीं सुना है? बिल्लारी ब्रदर्स का नाम सुना होगा। प्रायद्वीपीय भारत के ठीक ठाक अन्ना टाइप के लोग हैं बिल्लारी ब्रदर्स, पूरे लोहे को उनका नियंत्रण है। वो लोहे का गढ़ ही है बेटा वो पूरा इलाका। क्लियर है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें अभी हम जब लिखाएंगे बेटा तो थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। आगे कडप्पा क्रम की चट्टानें, ये नाम सुना है? ये नाम सुना है? एक बच्चे ने कहा जी सर सुना है। कहाँ सुने हो? कहा बाहुबली में। कैरेक्टर का नाम था कडप्पा, वो अलग बात है। ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है कडप्पा, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, आज भी है। ये जो चट्टानें हैं ना बेटा, तो सबसे पहले वही है कडप्पा। तो फर्स्ट टाइम जहां से डिटेक्ट हुई, बस उसी के नाम पर नाम रख दिया गया इसका, कडप्पा क्रम की चट्टानें। क्लियर है? क्या क्या हो गया जरा एक बार फिर से बोल दो। आद्य, हाँ आदि नहीं, आद्य कल्प की चट्टानें आर्केनेरा। फिर बेटा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर ये क्रम है, भूलना मत, एक तो क्रम भी है। फिर विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें। फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये नाम कहीं आया था शायद। फिर क्या बेटा?
गोंडवाना क्रम की चट्टानें, कहाँ नाम आया था, याद नहीं आ रहा। अच्छी बात नहीं है, बैड हैबिट, ठीक करो। भारत का जब निर्माण हम लोग पढ़ रहे थे तो वहीं कहीं आया था। हाँ, भौगोलिक नहीं, ये सब नहीं बताना कहाँ नाम आया था, मैंने क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि। ये घुमा फिरा के आपको चपत लगाते रहते हैं इस इलाके में। मैंने बताया था ना बेटा कि जब प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर बढ़ रहा था तो मेसोजोइक काल के पहले चरण में एक घटना हुई। इसमें बेटा मेसोजोइक के पहले चरण में, रियासिक में, है ना बेटा, तो क्या हुई, वन प्रदेश धरती में दब गए। गोंडवाना, मैं वहीं पे चीख चीख के बोला था, गोंडवाना माने कोयला, कोयला माने गोंडवाना, और कुछ सोचा ही नहीं है, बाढ़ में जा दुनियादारी। अब आज की बात से कोयला को गोंडवाना समझना, कोयला माने गोंडवाना, गोंडवाना माने कोयला, और कुछ नहीं सोचना है, समझना है दिमाग में। एक सुनो कितनी मजेदार बात, ये प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने वाली सबसे आधुनिक चट्टान कौन, और आधुनिक कालम यह है कि इसका निर्माण मेसोजोइक काल में हुआ। तो मेसोजोइक काल में जो बनी है वो आधुनिक है, बाकी का क्या हाल होगा पता नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों इस पूरी लिस्ट में आप देखो सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे का मतलब ये सबसे नई है जो लिस्ट है इसमें, और सबसे नई वाली मेसोजोइक काल की है। तो बाकी का काल क्या होगा बस आप अंदाजा लगा लें, ठीक है। तो इनके बारे में बेटा थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं, दो दो लाइन समझने की कोशिश करते हैं। पहली हेडिंग बनाइए, आद्य कल्प की चट्टानें, आर्कियन एरा की चट्टानें। तो क्या ये बताना है कि आग्नेय है, अंडरस्टूड है। अगर धरती पे पहली पहली बार कोई चट्टान बनी है तो कुछ सोचना ही समझना नहीं है, वो हर हाल में कैसी होगी बेटा, आग्नेय होगी। लिखें, ये अति प्राचीन आग्नेय चट्टानें हैं। प्रायद्वीपीय भारत में यत्र तत्र ये चट्टानें पाई जाती हैं, यहां वहां ये चट्टानें पाई जाती हैं। क्लियर है। वर्तमान समय में इन चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण हो गया है। वर्तमान समय में इन चट्टानों का अत्यधिक क्या हो गया है बेटा, रूपांतरण हो गया है। क्लियर है। ग्रेनाइट का रूपांतरण किस में होता है, हाँ, नीस या नाइस में होता है ना बेटा। तो जाहिर सी बात है ग्रेनाइट की चट्टानें बनी और इनका अब हो चुका है क्या बेटा, रूपांतरण। बोल नहीं रहे, इनका रूप काफी हद तक बदल चुका है, तो अब ये नीस के रूप में प्राप्त होती है। तो कहा जाता है कि बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का नाम सुना है, अरे बुंदेले हर बोलों की कविता काहे भूल रहे हो। तो बुंदेलखंड में जो चट्टान मिली है जिसको हम लोग कहते हैं बुंदेलखंड नाइस, ये भारत में पाई जाने वाली अब तक की सबसे प्राचीन चट्टान है ना बेटा। वैसे जितने भी ग्रेनाइट और नाइस के फॉर्मेट में है वो सब पुरानी है, लेकिन इसमें भी सबसे पुरानी कौन है बेटा, बुंदेलखंड नाइस। लिखें, अत्यधिक रूपांतरण हो चुका है। क्लियर है बेटा, लिखें।
बुंदेलखंड नाइस, बुंदेलखंड नाइस अब तक की प्राप्त होने वाली बुंदेलखंड नाइस अब तक की प्राप्त होने वाली सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें हैं। क्लियर है बेटा? जीवाश्म पाए जा सकते हैं। क्यों? आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। एक बार यही घेरा पूछे आपसे, नहीं कोई मतलब नहीं होगा, बेवजह इधर उधर घूमोगे फिरोगे अंडबंड बोलोगे। तो अगर ज्ञान रहता है तो पूछा जाए, जब ज्ञान ही नहीं है पूछा जाए तो अंडबंड कुछ बोलोगे, उसका कोई मतलब बनता नहीं है कंपटीशन में। बाय द वे सही हो जाए, लेकिन उसके हकदार थोड़ा ही आप। अब इसी में हम नाम लेके पूछें कि किसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तकलीफ हो जाएगी। खूब पूछा गया। आपको लगता है कि ये तो तथ्यात्मक है? ना, बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं है। ये कंप्लीट एक कॉन्सेप्चुअल मामला है। ये जो जीवाश्म पाए जाएंगे बेटा, ये तो लिखा पढ़ी में तय है कि अवसादी चट्टानों में पाए जाएंगे। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाए ही नहीं जाते। लेकिन एक बात बताएं, ऊपर वाले को छोड़ के बाकी जितना आपने लिखा है ये सब की सब अवसादी चट्टानें, यानी आदिकल की चट्टानों को छोड़ के बाकी जितने नाम लिखा है आपने, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये सब के सब सेडिमेंट्री रॉक हैं, अवसादी चट्टानें हैं। क्या सब में जीवाश्म पाए जाते हैं? अब दिमाग की दही बनेगी, क्योंकि हैं तो अवसादी। आदिकल को तो धर लिया धड़ से, बाकी को धरो। पहली बात, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते। है क्या बेटा? अवसादी। कडप्पा क्रम की चट्टानों में कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते। पता नहीं समझ पा रहे हो? विंध्य क्रम की चट्टानों में कहीं कहीं जीवाश्म देखे गए हैं, और गोंडवाना क्रम की चट्टानें पूरी तरह से जीवाश्म ही है, वनस्पतियों के जीवाश्म। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि आखिरकार सर काहे इसमें जीवाश्म नहीं है? तो इसीलिए ना याद करके तो गाड़ी चलाई जा सकती है, लेकिन क्या क्या याद करोगे मेरे भाई? बहुत कुछ पढ़ना है, पागल हो जाओगे। और याद करने की एक सीमा है सबकी। और दूसरा, याद करने वाली चीजों में गलतफहमी हो ही जाती है। कभी कभी ए बी में हम सुनते हैं ना, तो बच्चे अब केंद्री में गड़बड़ा जाते हैं बच्चे, जबकि दो नाम है, रटे रहते हैं घर पे बैठ के। समुद्री पवन और स्थली पवन, इधर से उधर से इधर, भूल जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं परीक्षा में। रटो मत। एक्चुअल में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण तब हुआ धरती पर जब धरती पे जीव जंतु वनस्पतियों का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था। तो जीव जंतु वनस्पति जब धरती पे बने ही नहीं, तो कहां से जीवाश्म होंगे? क्लियर है बेटा? कडप्पा क्रम की चट्टानों तक भी ये नहीं हुआ, यानी धरती पे ये चट्टानें उस जमाने में बनी जब धरती पे जीवन का प्रादुर्भाव ही नहीं हो पाया था। तो जीवाश्म कहां से मिलेंगे? अरे भाई, मेसोजोइक काल में तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी। मेसोजोइक काल ही तो वह कालखंड है धरती पे जिसमें जीव जंतुओं का बृहद स्तर पे विस्तार हुआ, और ये सारा मामला तो उसके पहले का है ना बेटा।
तो विंध्य क्रम की चट्टानों में जीवाश्म अब देखे जा रहे हैं, क्योंकि विंध्य क्रम के बाद सब मामला शुरू हो जाएगा किसका बेटा, मेसोजोइक काल का। बोल नहीं रहे हैं। और उसमें तो विशालकाय जीव जंतु और क्या क्या धरती पर सभी। तो ये समझने की चीज है कि रटने की चीज है? क्या आप याद करोगे कि इसमें जीवाश्म पाया जाता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता? टेंशन लेके परीक्षा मत जाइए, तनाव लेके परीक्षा में जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। एकदम तनाव मुक्त होकर कुछ भी पूछिए ना गुरु जी, क्योंकि सब एकदम शीशे जैसा साफ है मामला, घेर लेंगे तुरंत, है ना भैया जी। चलो बारी बारी से अगला, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण आद्य कल्प की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण आद्य कल्प की चट्टानों के किससे बेटा, अपरदन से हुआ है। क्लियर है? अतः ये अवसादी या परतदार चट्टानें हैं। अतः ये अवसादी या क्या बेटा, परतदार चट्टानें हैं। क्लियर है बेटा? देखें, ये चट्टानें सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ जिले से प्राप्त हुई। ये चट्टानें सर्वप्रथम कर्नाटक के कौन से बेटा, धारवाड़ जिले से प्राप्त हुई। तथा बहुत बड़ी मात्रा में ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में भी प्राप्त होती है। शिमोगा आज भी जिला है बेटा कर्नाटक का, और धारवाड़ भी जिला है। इसी के नाम पे इन चट्टानों को धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा गया। इन्हीं के नाम पर इन चट्टानों को क्या बेटा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा गया। कर्नाटक में एक पहाड़ी है बेटा, कभी अगर आपने नाम सुना हो तो, और नहीं सुना है तो हम सुनाएंगे आपको। अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करिए, बहुत कुछ सुनाना है आपको। बाबा बोदन की पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक। ये पूरा इलाका लौह अयस्क के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और कर्नाटक में बहुत बड़ी मात्रा में लौह अयस्क मिलता है। और वो पूरा उधर बेल्लारी उल्लारी का इलाका है जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, हर जगह लौह अयस्क है। कर्नाटक में थोड़ा अधिक मात्रा में। क्लियर है बेटा? अगर आपको ये पता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ हैं, तो मुझे लगता है आपको ये भी पता है कि भारत में लौह अयस्क कहाँ मिलते हैं ज़्यादा। क्या ये इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है? तो एक चीज़ आप पढ़ रहे हैं, दूसरी चीज़ तैयार हो रही है। इसी सब पे फोकस करना है बेटा। देखें, धारवाड़ और क्या लिखा बेटा, लास्ट लाइन बोलो क्या लिखा, कहा जाता है। लिखें, ये चट्टानें अपने लौह अयस्क के लिए, ये चट्टानें अपने लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में सभी लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं।
इसका ये अभिप्राय नहीं है कि बेटा बाकी चीजें इसमें नहीं है ना, लेकिन लोहे की मात्रा कुछ ज्यादा ही है। क्लियर है? अरे भैया, सोना कहाँ से निकलता है? कौन से प्रदेश से निकलता था? अब निकलता नहीं है, कर्नाटक से ही निकलता। तो जितने प्राकृतिक अयस्क हैं वो सब इन चट्टानों में पाए जाते हैं, लेकिन लोहा डोमिनेट करता है, लोहा बहुत अधिक मात्रा में है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। कडप्पा क्रम की चट्टानें, नाम है जिले का और एक करेक्टर का नाम है कडप्पा। नाम है यूपी प्रदेश का, लेकिन मैंने किसी का नाम भी यूपी सुना है। हाँ, उसका फुल फॉर्म कुछ अलग होगा। तो वो कडप्पा बड़ा प्यारा सा एक नाम है, जिसको लोगों के नाम पे भी जोड़ देते हैं, जगह के नाम तो खैर है ही है। क्लियर है बेटा? जैसे कन्नड़ है, कन्नड़ भाषा भी है, कन्नड़ मैदान भी है, कन्नड़ इलाका भी है, मलयालम है। इस तरह की चीजें हैं जो कई चीजों से इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं या डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। 12 लिखें। इन चट्टानों का निर्माण, अरे रुको 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 रुको, अभी सबसे मजेदार बात तो लिखे ही नहीं। लिखें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। लिख लिया है? कहीं लिखा है क्यों नहीं पाए जाते? डेफिनेटली धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि ये चट्टानें उस कालखंड में निर्मित हुई। जोड़ लो बेटा, ये लाइन जोड़ लो। आज क्लास में हो ना, कल को क्लास में नहीं रहोगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण उस कालखंड में हुआ जब जीव जंतु वनस्पतियों का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था। एक एरिया पड़ा है ना बेटा, पैलियोजोइक। लो, आदि कल्प के बाद कौन सा एरा शुरू हुआ? पैलियो माने है? नहीं, इसके माने चट्टान होता है, रॉक होता है। इसीलिए इस कालखंड का नाम ही दे दिया गया पैलियोजोइक एरा, क्योंकि इस कालखंड में सिर्फ चट्टानें ही बनती रही, चट्टानों का निर्माण होता गया। क्योंकि इतना ज्यादा निर्माण हुआ इस पूरे कालखंड में कि उस कालखंड का नाम ही हम लोगों ने दे दिया पैलियोजोइक, है ना बेटा? चले आगे बढ़े। कडप्पा क्रम की चट्टानें, हेडिंग बन गई बेटा? हाँ, देखें, इन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के उपरांत हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के उपरांत हुआ, इसलिए ये भी अवसादी चट्टानें हैं। इसलिए यह भी क्या बेटा? अवसादी चट्टानें हैं। इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। जब नहीं पाए जाते तो कहानी समझ लीजिएगा। सर्वप्रथम ये चट्टानें आंध्र प्रदेश के कडप्पा प्रदेश से प्राप्त हुई। इसलिए इन्हें कडप्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या बेटा? कडप्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? थोड़ा थोड़ा परिचय हो जाए बेटा सबका, दो दो लाइन में। अगला, विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्याचल अलग है,
विंध्य क्रम की चट्टानें अलग। कॉकटेल मत बनाइएगा दोनों का, है ना। विंध्याचल क्या है, विंध्य पर्वत क्या है, उसकी चर्चा भी बाद में होगी। पहले हम लिखा दिए हैं बाउंड्री, इसके बाद हम वो सब बात करेंगे बेटा, है ना। चलो लिखें, इनका निर्माण कडप्पा क्रम की चट्टानों के उपरांत हुआ। अतः यह भी अवसादी चट्टानें हैं। अतः यह भी क्या बेटा, अवसादी चट्टानें हैं। क्लियर है। लेकिन इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। कहानी समझ में आई। किस प्रकार की होंगी बेटा, अवसादी है भैया, लिखाए हैं चाहे नहीं लिखाए हैं। अगर कडप्पा के बाद हुआ है इनका निर्माण, तो कैसी होंगी बेटा, अवसादी होंगी। भूसन्नतियों से इनका निर्माण हुआ होगा, ढाल वाले इलाकों में जाके जमा हुई होंगी। क्लियर है बेटा। आगे, भूसन्नति माने खाली समुद्र नहीं होता, ढाल वाले इलाके होते हैं, है ना बेटा। निर्माण हुआ, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। लिख लिया बेटा। लेकिन इनका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक है। बिहार के कहां बेटा, नाम सुना है सासाराम का, गए हो उधर। अब जाने लायक भी नहीं है, वो बड़ा महान प्रदेश है बेटा, है ना। ठीक है, बिहार भारत के प्रदेशों में से महान है। लास्ट वाला लिखो बेटा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। यह प्रायद्वीपी भारत में पाए जाने वाली, यह प्रायद्वीपी भारत में पाए जाने वाली सबसे नई चट्टानें। चर्चा इस पे हो चुकी है, बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है ना। वर्तमान समय में इनका सर्वाधिक विस्तार, वर्तमान समय में इनका सर्वाधिक विस्तार गोदावरी, दामोदर तथा महानदी की घाटियों में है। ये चट्टानें भारत में कोयले के लिए विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। ये चट्टानें भारत में किसके लिए बेटा, कोयले के लिए विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। क्लियर है। ठीक है बेटा। अब ये लिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरी तरह से जीवाश्म ही है। इसमें जीवाश्म पाए क्या जाते हैं, ये खुद ही जीवाश्म है। पेड़ पौधे और वनस्पतियों की, इसीलिए कोयले को, क्रूड ऑयल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जीवाश्म ईंधन, फोसाइल्स फ्यूल कहा जाता है ना बेटा। तो थोड़ा सा परिचय हुआ बेटा। पढ़ने का मन होगा तो घर पे किताब खोल के थोड़ा और डिटेल में जाइएगा, कोई परेशानी थोड़ा ही है। क्लियर है। अगली हेडिंग बनाइए। अब वो जो चारों तरफ की बाउंड्री है ना बेटा, उस बाउंड्री पे थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। तो हेडिंग आज बना लें, चर्चा आज नहीं करेंगे। तो हेडिंग बनाइए बेटा, अरावली। अरावली, क्यों अरावली बात कर रहे हैं, क्योंकि इन पठारों को उत्तरी सीमा की शुरुआत कहां से हो रही है,
अरावली पढ़ेंगे, विंध्य पढ़ेंगे, सतपुड़ा पढ़ेंगे, पूर्वी घाट की पहाड़ियां पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पढ़ेंगे, तब घुसेंगे बीच में, तब इन पठारों का पोस्टमार्टम होगा। तो आज बस हेडिंग बनाना है बेटा, कुछ बातें आपसे करके क्लास समाप्त करेंगे। दंडकारण्य का नाम सुना? दंडकारण्य है छत्तीसगढ़। तो क्या है दंडकारण्य? एरिया है, पठार है, एक्चुअली वो बड़ा सघन वन वाला इलाका है। बस्तर वस्तर का जो पूरा इलाका है वो सघन वनों का इलाका है। तो ये पूरा का पूरा इलाका पठारों में विभक्त हो गया, लेकिन आज की डेट में वहां मिट्टियां पाई जाती है। छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा कहते हैं, धान का बहुत उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में भी सोयाबीन का बढ़िया उत्पादन होता है, ठीक ठाक उत्पादन होता है, जबकि विशुद्ध रूप से पठार है। तो पठार क्या होते हैं बेटा? चट्टानों से निर्मित होते हैं, ऊंचे भाग होते हैं, जिसमें अस्पष्ट चोटियां नहीं होती, लगभग समतल प्राय भाग होते हैं। फिर यहाँ मिट्टी उट्टी कहाँ से आ गई? तो यहाँ स्थानीय मिट्टियों का निर्माण। एक लंबी अवधि पर इन पठारों पे लोकल सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन मैदान इसको नहीं कहते, ये है पठार ही। अरे मध्य प्रदेश में कम से कम मैं 25 बार गया हूँ, चारों तरफ खेती बाड़ी और लहराती फसलें नजर आती हैं। अब भ्रम तो होता है यार, भूगोल में पठार पठार पढ़ाते रहते हैं, ये तो मैदानी भाग दिख रहा है। नहीं नहीं, वो पठार ही है, बस वहां लोकल सॉइल स्थानीय मिट्टी का निर्माण हो गया। क्लियर है बेटा? बेसाल की चट्टानों का अपरदन हो गया, टूट फूट गई और फिर उसमें ह्यूमस वगैरह मिल गया, एक शानदार मिट्टी बन गई। ठीक है बेटा? तो कल बात करते हैं। आज कल क्या बात करेंगे? कल सिर्फ आपका टेस्ट होगा। ठीक है बेटा? थैंक यू।